नमस्कार। साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में हमारी परिचर्चा का विषय है कथेतर साहित्य, सीमाएं और संभावनाएं। और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेखक शूरवीर रावत और विकल्प पत्रिका के संपादक सोमेश्वर पांडे। रावत जी और पांडे जी, आप दोनों का साहित्यिकी के इस मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। बातचीत की शुरुआत पांडे जी मैं आपसे करता हूं और लाजमी है कि आपसे पहला सवाल यही बनता है कि जो मेन स्ट्रीम का साहित्य है, जिसमें हमारा फिक्शन है, पोइट्री है, उसके इतर कथेतर साहित्य को आप कैसे देखते हैं? क्या परिभाषा है कथेतर साहित्य की? जी नमस्कार। सर्वप्रथम आपको और आपकी टीम को और आपके सारे दर्शकों को। और बहुत सही प्रश्न आपने पूछा जी। कथेतर साहित्य की जब हम बात करते हैं तो मानव जीवन जब बाल्यकाल में हम होते हैं जी, कथा कहानियों से ही शुरू होता है। जी। आपको आपको स्मरण होगा, आज भी हम कहते हैं एक था राजा एक थी रानी, दोनों नहीं रहे और खत्म कहानी। तो वो जो कथाएं चलती हैं जिसमें परियां होती हैं और बहुत सारी सृजनशीलता होती है, कल्पनाशीलता होती है। और जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो काव्य की तरफ आते हैं, जिसकी परिभाषा दी जाती है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य जो है वो काव्य है जी। जो पढ़ने वाले को रसास्वादन कराता है वो काव्य है जी। उसमें अलग अलग रस है, वो है। अब कथेतर साहित्य उसके बाद आता है, जिसके नाम में ही जुड़ा हुआ है कथा से इतर साहित्य। बहुत अच्छा। कथेतर, कथा से इतर। तो कथेतर का जो प्रयोग कह लीजिए या अनुभव कह लीजिए वास्तविक जीवन में हमारे, जब हम जैसे जैसे हम प्रौढ़ होते जाते हैं, उम्र में बढ़ते जाते हैं, उसका योगदान, उसका प्रयोग सब बढ़ता चला जाता है। ठीक है। और यहीं से जो हमारे कथेतर साहित्य का महत्व भी बढ़ता है। और देखिए, संयोग के कुछ दिन पहले ही 9 तारीख को जिनका जन्म था और कल अर्थात 14 अप्रैल को जिनकी पुण्यतिथि है, जिन्हें घुमक्कड़ी संस्मरण का प्रणेता कहा जाता है, राहुल सांकृत्यायन, पंडित केदारनाथ पांडे उर्फ राहुल सांकृत्यायन जी। बहुत पद्मश्री अच्छा, राहुल बहुत सांकृत्यायन अच्छा जी। आपने उनका संदर्भ यहाँ पर। तो आप देखिए कि उन्हें उनका प्रणेता माना जाता है। और आज जब हम इस संस्मरण पे या यात्रा साहित्य पे जब नजर डालते हैं, मैं एक जगह देख रहा था कि अगर 10 पुस्तकें हैं जी, कुल, अगर 10 पुस्तकें हैं तो उसमें से 2 से 3 पुस्तकें आज संस्मरण की आ रही हैं जी, कथेतर साहित्य की बिल्कुल आ रही है जी। और पिछले 10 सालों की अगर हम साहित्य अकादमी के पुरस्कारों की सूची भी देखें तो 2 से 3 पुरस्कार हमारे इस श्रेणी के होंगे। बहुत 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 बढ़िया संदर्भ आपने लिया है। हाँ। तो आप ये देखिए कि कथेतर साहित्य जो है वो उस पाठक वर्ग को रुझा रहा है जो कल्पना में ही, महज कल्पना में ही नहीं रहना चाहता, मनोरंजन जिसका ध्येय नहीं है, जिसका ध्येय तथ्य और तथ्यों के साथ साथ एक वास्तविक ज्ञान भी है। तो यही कथेतर साहित्य है। बहुत सुंदर। पांडे जी, आपने कथेतर साहित्य का जो एक प्रैक्टिकल पक्ष हमारे सामने उद्घाटित किया, मुझे नहीं लगता था कि इस तरह से भी हम कथेतर साहित्य को समझ सकते हैं। और आपकी बातचीत में एक बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ आई कि उम्र के पड़ाव के साथ भी साहित्य महत्वपूर्ण होता जाता है, जिसमें आपने कहा कि एक अवस्था के बाद आप तथ्यों को बटोरना शुरू करते हैं। फिक्शन और पोइट्री की जो काल्पनिक दुनिया है उससे बाहर निकल करके वास्तविक धरातल को आप जानना चाहते हैं। मैं फिर आपके पास आऊँ सोमेश्वर पांडे जी। इससे पहले शूरवीर रावत जी, मैं आपके पास आता हूँ। आप 12 मासा के संपादक भी रहे हैं। उस दौर में आपने कई तरह के रचनाओं को पढ़ा, गुना और उनको पत्रिका में स्थान दिया। मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि उसमें भी यात्रा वृत्तांत आते थे, उसमें भी आप संस्मरणों की पूरी एक श्रृंखला चलाते थे। आप क्या समझते हैं कि अभी, मैं पांडे जी ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि कल ही हमारे यहाँ पुस्तक मेला, बृहद पुस्तक मेला जो परेड ग्राउंड में लगा, संपन्न हुआ है, वो संपन्न हुआ। वहाँ पर भी मैं देख रहा था कि उपन्यास, कविताओं के अलावा, कथा संग्रहों के अलावा जो कथेतर साहित्य है, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, वो ज्यादा बिक रहे हैं, उनको लोग ज्यादा ढूंढ रहे हैं, उनकी ज्यादा डिमांड है। क्या वजह है? क्या वजह है?
रावत जी? नहीं, लोग कल्पनाशीलता से बाहर निकल रहे हैं। अच्छा। तो ये जो कथेतर साहित्य है, चाहे यात्रा वृतांत हो, संस्मरण हो जी। या पत्र लेखन हो, वो यथार्थ के धरातल पे लिखा जाता है। बहुत अच्छा। और उपन्यास हो गई, कहानी हो गई, उसके अलावा जो कल्पना होना जरूरी, कल्पनाशील होना जरूरी है। हमें शिल्प जरूरी है, भाषा जरूरी है। जी। इसके लिए संप्रेषण के लिए, यात्रा वृतांत के संप्रेषण के लिए भाषा का इतना महत्व नहीं है। जी। उसके अतिरिक्त भी हम जो है, भाषा न भी हो तो हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं, और पाठक उसमें जानना चाहता है कि मैंने वहाँ क्या है, वहाँ क्या है, वहाँ क्या है, उस नई नई चीज़ें जो है जी उसके बारे में जानता है। ये जी। चीज़ है सर। तो ये आप ये मानते हैं कि कथेतर साहित्य की तरफ पाठक इसलिए ज़्यादा जानना चाह रहा है कि वो वास्तविकता से सीधा वास्तविकता से साक्षात्कार करना बिल्कुल। चाहता है। जी। और मुझे लगता है पांडे जी कि रावत जी जिस तरफ संकेत कर रहे हैं कुछ हद तक, क्योंकि जो युवा वर्ग है, युवा पाठक है, वो उसके लिए यात्रा वृतांत एक अद्भुत किताब होती है, वो पढ़ता है और नई जानकारी है उसके लिए, उसके लिए नई नई जानकारी जानकारी है। बिल्कुल। और फिक्शन से बाहर निकल के ना, फिक्शन से बाहर निकल के। जी पांडे जी। जी जी। रावत जी ने जैसा कहा, मैं उसी में जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, मानव जो है स्वभाव से खोजी प्रकृति का है। क्या बात। उसको एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जानना है। सही बात है। वो जो जानने की उत्सुकता है उसकी, वो उसको ईश्वर ले आती है। और जब वो जानता है तो वो परखता भी है। जी जी। जैसे जैसे वो जानने लगता है वैसे वैसे वो परखता भी है। और उस परखने के क्रम में आपका ये जो कथेतर साहित्य बड़ा खरा उतरता है। इसमें अनावश्यक लीपापोती नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के अतिशयोक्ति के साथ चीजें नहीं कही हुई हैं, कल्पनाशीलता नहीं है, मनोरंजन इसका प्रथम ध्येय नहीं है। इसका प्रथम ध्येय जानकारी प्रदान करना है। जी। तो वो जानकारी जब वो पढ़ता है तो कोई किसी जगह जाना चाहता है, किसी के पत्रों के बारे में जानना चाहता है, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानना चाहता है, किसी घटना विशेष के बारे में जानना चाहता है, तो उसको जिसमें हमारे रिपोर्टाज भी आ जाते हैं, तो वो एक तथ्यों के साथ कालक्रमानुसार उसका जो वर्णन उसको मिलता है, तो उसका उस पर विश्वास बनता है। बहुत अच्छा। और आज के पाठक और दर्शक के लिए ये विश्वास एक अहम है, ताकि वो उस पर विश्वास कर सके कि जो सामग्री उसको परोसी जा रही है वो उसको उसका अनुगमन कर सकता है, उसको फॉलो कर सकता है या नहीं कर सकता, और उसी को वो उस तरह से अपनाता चला जाता है। जी। इसलिए वो कल्पनाशीलता से बाहर आकर कथेतर की तरफ बढ़ता है। यानी आप ये मानते हैं कि जो कथेतर साहित्य का पाठक है वो ज़्यादा तार्किक है। और पांडे जी, आपने जो यात्रा वृतांतों को की खासकर आप चर्चा कर रहे हैं, और उसी अच्छा लगा हमको भी ये जानकर कि राहुल सांकृत्यायन जी की आपने इस साहित्यिकी के मंच पर चर्चा की। राहुल जी को जब हम पढ़ते हैं मेरी तिब्बत यात्रा, तो उसमें एक पेज में वो कम से कम 20 जगहों के नाम गिनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो तिब्बती नाम है, तो हिंदी के पाठकों के लिए तो वो पढ़ना भी बड़ा आश्चर्यजनक होता है। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद जो अपने ट्रेवलॉग, और रावत जी जिस तरफ आप संकेत कर रहे थे कि उसमें बहुत ज़्यादा भाषाई आवरण, भाषा और शिल्पगत और भाषाई और महत्वपूर्ण नहीं होता, वो महत्वपूर्ण नहीं होता। तो राहुल जी को पढ़ के भी ये लगता है कि जैसे हम उन जगहों में जा रहे हैं, बिल्कुल, उनसे बिल्कुल। सीधे साक्षात्कार कर रहे हैं। लेकिन रावत जी, पीछे हम देख रहे थे कि आपने एक बहुत शानदार प्रयोग किया, और अपनी तरह का नया प्रयोग था जी, जी। सोमेश्वर पांडे जी, कि आपको जो तमाम बतौर संपादक जब आप काम कर रहे थे, तो देश भर के पाठकों ने आपको जो पत्र लिखे हैं, जी। उन पत्रों को आपने पुस्तक के आकार में, और मैंने भी पत्रों की वो हाल के दिनों में पहली एक तरह से किताब पढ़ी, और उस किताब को पढ़ के हम पूरे उस युग से साक्षात्कार करते हैं, उन लोगों को दोबारा से जानते हैं जिन्होंने आपको, ये विचार आपके मन में कहाँ से आया कि वो जो चिट्ठियाँ हैं वो भी एक किताब बन सकती हैं? नहीं, ये पत्र लेखन तो पुरानी विधा है जी। नेहरू जी की चिट्ठी इंदिरा जी के लिए आपने देखो, लेटर टू क्या हो, लेटर टू डॉटर्स, लेटर टू या- माय या- डॉटर। या- माय डॉटर्स, इस तरह है। गांधी जी की चिट्ठियाँ प्रकाशित हुई है। जी। अमृता प्रीतम की एक वो है खतों का सफरनामा, खतों का सफरनामा, बिल्कुल। उनका भी एक वो छपा हुआ है। जी। तो उस तरह हमारे लगा कि इस, अब दूसरी बात है, पत्रों को कब तक घर में संभाल के रखें, हाँ, क्यों ना उसका संकलन निकाला जाएगा, क्या बात। उससे वो नष्ट होने से बच जाएंगे, और वो हमारे पास वो एक बोझ रहेगा, जो हमारे बोझ भी नहीं रहेगा हमारे सर पर कि हाँ ये
पत्र डालें जी कि उनसे एक आत्मीयता सी हो जाती है पत्रियों से ना कि भाई इन्होंने लिखा, इन्होंने लिखा, इन्होंने लिखा। जी लिखा तो उन्होंने 12 मास के दौरान ही लिखा उन्होंने, ज़्यादा मोस्टली वही चिट्ठी डाली मैंने। जी व्यक्तिगत चिट्ठी कोई नहीं है उसमें, हाँ व्यक्तिगत नहीं हाँ है। जी उसने आपने देखा होगा, जी बल्कि आपकी भी 3-4 चिट्ठियाँ उसमें जी हैं। जी हाँ, क्योंकि आपने भी मुझे लगातार सपोर्ट किया उसमें लेखन उसमें जी संपादन जी के दौरान। सपोर्ट किया मैं, हमारा तो रचनात्मक योगदान भर होता था। लेकिन उस कहानी के माध्यम से आपसे परिचय हुआ। रिखुली क्या है, रिखुली दादी जीती रहेगी, रिखुली दादी जीती रही। बहुत अच्छी कहानी थी जी और एक हमारे लोक समाज से जुड़ी हुई कहानी थी वो। जी हाँ, राव जी वही मैं कह रहा हूँ कि उस किताब को जब हम पढ़ते हैं तो है तो वो पत्रों का संग्रह, आपके लिए वो पत्रों का संग्रह हो सकता है, लेकिन बतौर पाठक मेरे लिए वो एक युग से साक्षात्कार करना और एक तरह से उस युग को पांडे जी दोबारा जीने जैसा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जिन लोगों के वो पत्र हैं उनमें से बहुत सारे लोग अब हमारे बीच हैं भी नहीं, बहुत सारे नहीं है उसमें, लेकिन वो पत्रों के जरिए आपसे सीधे संवाद कर रहे हैं। वो एक धरोहर है हमारी, धरोहर है। बहुत सही उन लोगों नाम के साथ, उन लोगों के प्रति हमारी कृतज्ञता है जिन्होंने, जैसा रावत जी ने आपके प्रति आभार व्यक्त किया, वो सारे व्यक्ति जो इस यात्रा के दौरान हमारे साथ जुड़े, जिनके सदका हम वो सारे प्रयास सफल कर पाए। जी जी उनका योगदान है उसमें, और उनकी प्रेरणा, प्रोत्साहन और जो भी उन्होंने उसमें सुझाव दिए, जो हमारी पत्रिकाओं में हम उसको समावेशित करते हैं ताकि हमारा आगे और उसका परिष्करण हो सके, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। और वैसे भी देखिए, सामान्यतः तो लड़कपन के सभी पत्र हम संभाल के रखते हैं, लेकिन संपादक बनने के बाद लगता है कि जो बड़े बड़े लेखकों के पत्र आए हुए हैं वो हमारे लिए एक अनमोल धरोहर है, क्योंकि जब वो पत्र आप वापस पढ़ते हैं तो आपको उनका स्नेह, उनका मार्गदर्शन ऐसे सजीव हो उठता है, बिल्कुल, और आगे भी वो दिशा देता है। तो इनको रावत जी ने बहुत अच्छा किया, रावत जी बधाई बहुत बहुत, कि अगर आप उनको पाठकों के लिए प्रस्तुत करते हैं पुस्तक आकार में, तो वो आपकी पत्रिका के प्रगति पथ को और आपके साथ जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, लेखक हैं, वरिष्ठ जन हैं, उनके स्नेह का वो परिचायक है, वो दिखाता है, आपकी पूरी यात्रा को वो दिखाता है। तो बहुत अच्छा। रावत जी, वो किस नाम से है किताब और कहाँ से प्रकाशित हुई है, पत्रों का जो संग्रह है? नहीं, वो तो मैंने खुद ही प्रकाशित किया, खुद ही। खट्टी मीठी तुम्हारी चिट्ठी। हाँ, खट्टी मीठी तुम्हारी चिट्ठी। जी, खट्टी मीठी तुम्हारी चिट्ठी। बहुत अच्छा। थोड़ा मैं पांडे जी विषयांतर करता हूँ, और क्योंकि आप आज साहित्यिकी के मंच पर हैं और आपका अनुवाद में बड़ा काम है, अच्छा, खासकर, और सबसे बड़ा हमारे यहाँ संकट ही अनुवादकों का है। जब हम कथेतर साहित्य की चर्चा करते हैं सोमेश्वर पांडे जी, तो एक तो मेन स्ट्रीम का जो हमारा फिक्शन और पोइट्री है उसको ट्रांसलेट करने का इशू है, एक जो कथेतर साहित्य है जिसमें आप यात्रा वृत्तांत कह रहे हैं, पत्र संग्रह कह रहे हैं, निबंध हैं, जीवनी है, क्या कथेतर साहित्य को अनुवाद करने की अपनी कुछ अलग तरह की चुनौतियां होती हैं जी, आपके अनुभव? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कैसे? बिल्कुल, वैसे तो देखिए, अनुवाद जो है वो, अनुवाद के बारे में कहा जाता है ये किसी और के बच्चे को खिलाने जैसी प्रक्रिया है। बहुत अच्छा। हैंडलिंग समबडी एल्स बेबी कहा जाता है, क्योंकि किसी और के मन मस्तिष्क का भाव है, आप उसे एक नया अपनी भाषा में रूप दे रहे हैं, और दूसरे के बच्चे को बराना और खिलाना कितना कठिन है वो दर्शक भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि, और कथेतर साहित्य में आके तो और आपको सावधान हो जाना पड़ता है। कथा में आपके पास थोड़ी सी स्वतंत्रता होती है कि आप दाएं बाएं जा सकते हैं, लेकिन कथेतर में क्योंकि ये रिपोर्टाज हैं, निबंध हैं, या डायरी है, या जीवनी है, या किसी की आत्मकथा है, आप जब उनका अनुवाद कर रहे हैं और ये आप तथ्यों के साथ थोड़ा सा भी दाएं बाएं नहीं हो सकते, उसमें कोई भी द्व्यर्थकता नहीं हो सकती, आपको बड़ा सटीक रहना पड़ता है। आप एक शैली अपना सकते हैं ताकि आपके अनुवाद का, वाक्यों का प्रवाह बना रहे। ठीक है। अब तो मशीन अनुवाद आ गया है, तो भारत सरकार ने भी भाषिणी और अनुवाद सारथी वगैरह लॉन्च कर दिए हैं, कंठस्थ आ गया है, तो बहुत आसान हो गई हैं चीज़ें, आप बहुत सारी भाषाओं में कर पा रहे हैं, चैट जीपीटी और गूगल है। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति वहाँ बैठा है, जो उसका संपादन करने के लिए बैठा है, जो उसको देख रहा है, अगर उसका दखल नहीं होगा तो वो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि, और होता है, अनुवाद में होता है, क्योंकि कथेतर में आपको ये जानना है कि जिसका साहित्य आप अनुवाद कर रहे हैं उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, किस भाषा में है,
और किस परिवेश में लिखा गया है, बहुत महत्वपूर्ण बात। किस संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और आपकी भाषा कौन सी है, और आपके जो टारगेट रीडर हैं, जो आपके लक्ष्य है, जो पाठक उसको पढ़ेंगे, वो कौन है और किस भाषा के हैं। इन सबको तालमेल बिठाते हुए फिर उसमें पारिभाषिक शब्दावली भी आती है। अच्छा, अगर किसी विषय विशेष से संबंधित है, जैसे हम लोग विकल्प में या इससे पहले जो भी पत्रिकाओं के साथ मैं रहा हूं, पर्यावरण पत्रिका के साथ रहा हूं, तो तकनीकी विषय भी आते हैं। तो तकनीकी विषयों में अभी भी कहीं ना कहीं पारिभाषिक शब्दावली की समस्या आ जाती है जी। आप बहुत सारे तकनीकी शब्द जो हैं, और अगर आप उनको, मैं उसको जबरदस्ती वाला कहता हूं, जबरदस्ती अनुवाद करने चलते भी हैं तो वो बहुत दुरूह हो जाता है, क्लिष्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, वो पाठक को समझ ही नहीं आएगा। नहीं आएगा तो फिर लिखने वाले के और आपके प्रयास व्यर्थ है। बिल्कुल। तो आपको पाठक की भाषा का भी ध्यान रखना है और वो उसको सरल और सुरुचिपूर्ण ढंग से पढ़ सके, इस तरह से उसका प्रवाह बना रहे। आप उसमें मुहावरे प्रयोग कर सकते हैं, आप शैली, लेकिन आप उससे इतर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उसमें जो तथ्य दिए हुए हैं, अब सामान्यतः मान लीजिए एक जैसे रिपोर्टाज होते हैं, कोई खेतीबाड़ी से संबंधित रिपोर्टाज है जी, और कोई किसी पानी के ऊपर या नदियों के ऊपर कोई रिपोर्ट है, तो उसका जब आप अनुवाद करते हैं, कोई स्वास्थ्य संबंधी सूचना है, उसका जब आप अनुवाद करते हैं, तो आपके पास एक सीमित फ्रेम है, उसी के अंदर है कि आपने अनुवाद करना है। बहुत अच्छा। आप स्वतंत्र नहीं हाँ, अपनी बात को नहीं, आप अपनी, हालांकि अनुवाद में तो कहा ही जाता है कि नो एडिशन नो डिलीशन, कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ घटाना नहीं है, जो उसने लेखक ने लिखा है उसको यथास्वरूप, लेकिन कथा में आप भाव को लेके चलते हैं। बिल्कुल ठीक है। कथेतर में आप उन्हीं फैक्ट्स को एज इट इज लेके चलते हैं। मैं उसी पर आ रहा था कि कथा में और कविता में तो फिर भी भाव प्रधान अनुवाद हो जाता है, लेकिन कथेतर में वैसा नहीं है। कथेतर में तथ्य प्रधान ही है, वो तथ्यों की प्रधानता उसमें बनी रहेगी। तो ये आपकी बात से जो मैं समझ पाया और जो हमारे दर्शक भी समझ पाए होंगे कि जो फिक्शन है, जो पोएट्री है, जो गद्य और पद्य विधाएं हैं, उनको अनुवाद करने में अनुवादक के पास फिर भी कुछ लिबर्टी होती है कि वो भाव को पकड़ करके अपने शब्दों, अपनी भाषा के जरिए उस भाव को व्यक्त कर दे। लेकिन ये बिल्कुल, और ये चुनौती आपके जवाब से तो मैं खुद भी घबरा गया कि वास्तव में कथेतर साहित्य को अनुवाद करना सचमुच बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर अगर उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी में जो आपने संकेत किया कि तकनीकी शब्दावली को अभी भी समृद्ध किए जाने, क्योंकि रोज टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से और इतने नए शब्द हमारे पास आ रहे हैं, उनके लिए तो बहरहाल पांडे जी फिर मैं आपके पास आऊँ। इससे पहले रावत जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूँ कि फिर मैं अपने यहाँ देहरादून में आयोजित ये जो हमारा कल संपन्न हुआ पुस्तक मेला था, इसमें मैं 5-6 दिन मैं भी गया, तो तमाम स्टॉलों पे, तमाम पुस्तक विक्रेताओं के पास जाते हुए पांडे जी ऐसा लगा कि ये जो कथेतर साहित्य है जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, दुनिया भर के ट्रैवलॉग वहाँ बिक रहे हैं, भाषा से संबंधित किताबें, बहुत सुंदर किताबें, बल्कि मैं तो आश्चर्यजनक वो था, मेरे लिए अनुभव था कि जिस दौर में हम कहते हैं कि भाषा लगातार नष्ट भ्रष्ट हो रही है, तब मैं देख रहा था कि व्याकरण पर किताबें हैं और वो पढ़ी जा रही हैं, पाठक उनको खरीद रहा है। क्या वजह है रावत जी कि ये जो कथेतर साहित्य है इसका महत्व अचानक बढ़ गया? पांडे जी जानते हैं कि एक दौर में तो हम साहित्य का मतलब ही कहानी, कविता यही तो समझते थे, क्या वजह है इसका? तो एक तो ये मोबाइल हो गया। अच्छा, मोबाइल में कहानियाँ, कविताएं बहुत है, ठीक है, लेकिन कथेतर साहित्य जैसे आप यात्रा वृत्तांत बहुत कम मिलेगा आपको, और संस्मरण कम मिलेंगे जी। तो लोग उसकी तरह रुझान जो लोगों का बढ़ा है जी, मेन कारण ये है जी। दूसरा कारण ये है कि बाजार में उपलब्ध भी यात्रा वृत्तांत पे, जैसे मैं खुद मैक्सिमम यात्रा वृत्तांत में खरीदता हूँ बनिस्पत उपन्यास के, कविताओं के। कविता तो मैं बहुत कम लेता हूँ जी, उपन्यास कम लेता हूँ जी। यात्रा वृत्तांत जो भी मिल जाए बाजार में मैं ले आता हूँ। क्या वजह है, उपन्यास आप कम क्यों पढ़ते हैं?
उपन्यास बहुत पढ़ चुके हैं ना पहले। अच्छा। यात्रा में बतास पढ़ने का मौका अब मिल रहा है। ओके, या मैंने कहा कई बार ये भी ऐसा होता नहीं है, कई बार ये भी होता है रावत जी। खैर, आप तो संपादक रहे हैं, आपने पूरी एक पीढ़ी को तैयार किया, तो आपके मामले में ये स्थिति नहीं आई। एक उम्र तक तिलस्मी दुनिया अच्छी लगती है। अच्छा, ये भी एक काल्पनिक दुनिया अच्छी लगती है। ये भी एक पक्ष है कि एक उम्र तक आपको तिलिस्म और वो रोमांच जीवन में बिल्कुल अच्छा कल्पनाशीलता लगता है, उसके बाद आप जमीन पर उतर जाना चाहते हैं। तो क्या एक तो वजह आपने मोबाइल बताया, कोई और साहित्यिक वजह लगती है आपको? पाठक का दृष्टिकोण बदल गया है क्या? अब ये युग परिवर्तन हो रहा है ना। हाँ, हर कोई घूमना चाहता है, देखना चाहता है, नई दुनिया देखना चाहता है। जो टीवी के माध्यम से आपकी जो बाजार में सोशल मीडिया हो गया, वो ये टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इसके माध्यम से हम नई नई सूचनाएं मिलती है। जी तो अगर लंदन के बारे में कोई बोला था, भाई यार देखना चाहिए लंदन कैसा है। जी, अभी उपन्यास में वो चीज़ हमें नहीं मिल सकती है ना, नहीं मिल फिक्शन में नहीं मिलेगी। वो कल्पना में वो किसी ने लिखा होगा, पेरिस के बारे में लिख दिया हुआ अलग बात है। जी जी अब बम्बई बैठ के पेरिस के लिख दिया तो चल जाएगा, जी लेकिन वो यात्रा वृत्तांत अगर जाएगा तभी लिखेगा वो। जी जी तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी यात्राएं, जैसे आप राहुल संगतन की बात कर रहे हैं आप, तो उन्होंने जब घूमा तभी लिखा उन्होंने। उनके अंदर भी उपन्यासकार था, बिल्कुल उनके था। अंदर भी कहानीकार था। अच्छा, हर जो यात्रा वृत्तांत जो लिखता है उसके अंदर भी साहित्यकार होता है, बिल्कुल होता तभी है। वो लिखता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है। और हर उपन्यासकार के अंदर एक साहित्य का घुमक्कड़ होता है, अच्छा, वो भी चाहता है कि मैं देखूं। वो चाहे वो भले ही कल्पना में जा पाता है वहाँ पे, पर जाता जरूर है। जी बिल्कुल जाता है। हाँ जी तो ये दोनों इतना फर्क है सर। जी जी। बल्कि रावत जी, आप तो उपन्यासकार और जो फिक्शन राइटर हैं उनके बारे में आपका कहना है कि उसके अंदर भी एक घुमक्कड़ होता है, घुमक्कड़ होता है। वो भी जानना चाहता है। आचार्य चतुर सेन की जब हम उनके उपन्यास पढ़ते हैं, तो आचार्य चतुर सेन के उपन्यास में पांडे जी उस दौर का, मौर्य काल, गुप्त काल, उस दौर के विवरणों को वो इतना जीवंत कर देते हैं, अमृत कटिकम की तरफ जा रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे एक नई दुनिया हमारे सामने खुल जा रही है। तो ये एक साहित्यकार का एक काल्पनिक उसका सामर्थ्य ही है कि वो उस दौर में पहुंच जाता है। लेकिन पांडे जी, जो जिस तरफ रावत जी अभी अपनी बातचीत में हमको ले जाना चाह रहे थे, कथेतर साहित्य में भी हम देख रहे हैं कि आत्मकथा है, संस्मरण है और पत्र संग्रह है, डायरी है, लेकिन उसमें भी हम देख रहे हैं कि ट्रैवलॉग, यात्रा वृत्तांत कुछ ज़्यादा आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसमें मैं ना एक संदर्भ देना चाहूँगा जरूर, राहुल जी की किन्नर देश से, जो उनकी किन्नर देश की, जिनको हम किन्नौर कहते हैं अभी, किन्नर देश की यात्रा में देखिए उन्होंने कितने अच्छे से उसमें दिया है। किन्नौर तो आप और हम गए होंगे, हाँ बिल्कुल गए, लेकिन जो किन्नौर का वर्णन उन्होंने किया है, राहुल जी ने किया है, उस किन्नौर को हम खोजने लगते हैं। आज हमारे लिए वो किन्नौर कल्पना का हो सकता है। मैंने उसका संदर्भ इसीलिए लिया था कि किन्नर देश की यात्रा में भी वो ये कहते हैं, ये जो मेवों का देश है, जब उसकी बात करते हैं, ये मेवों का जो देश है, ये मेवों का देश बना रह सकता है और मतलब समृद्ध हो सकता है अगर ये सड़क से जुड़ जाए अच्छे से। आज जुड़ा है। आज देखिए जिस विकास यात्रा की बात कर रहे हैं, ठीक है, और जो चौतरफा हमारे जो सड़कें बन रही हैं, सड़कों का जाल जो बन रहा है, वो जुड़ाव उस समय उन्होंने भी महसूस किया, बिल्कुल, कि वहां के जो प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, वो पूरे देश में या विश्व तक तभी जा पाएंगे जब वहां परिवहन व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। वो उसमें लिखते हैं कि ताकि जीप आ जा सके। उस समय तो उन्होंने जीप ही चाहिए थी, बिल्कुल, कि बुलेरो तक आ जाए बहुत है, जीप आ जाए बहुत है, मार्केटिंग हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगा, ताकि वहां की जो सामग्री है, उत्पाद है, वो समय रहते वहां पहुंच सके, वहां पड़े खराब ना हो। तो आप ये देखिए कि ये जो साधन मिल रहे हैं, जिसके लिए मैंने संदर्भ लिया कि जब सड़क, रेल, हवाई यातायात इतने सुगम हो गए हैं आज, तो व्यक्ति के अंदर घूमने की जो चाहत है, तो हर व्यक्ति में होती है, वो और बढ़ी है जी। और हमारा एक बहुत बड़ा जो वर्ग है, ठीक है, मैंने पहले भी कहा कि जैसे ही आयु बढ़ती है तो प्रायोगिक तर्कशीलता और प्रायोगिक की तरफ जो वृत्ति है, रुझान है, वो बढ़ता है, बिल्कुल। तो उसी प्रायोगिक के चलते आज हमारे जो लोग हैं, जो हमारे भारत के लोग कहिए या विश्व के लोग कहिए, वो और घूमना चाहते हैं।
उसमें सोशल मीडिया की बात की थी उन्होंने, मोबाइल की बात की थी, तो सोशल मीडिया पे देखिए आप और हम भी कहीं भी जाने से पहले रिव्यू देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं, ठीक है। वो आज का एक नए दौर का एक नया प्रयोग है, ठीक है, कि आप रिव्यू देखते हैं, कहाँ ठहरना है रिव्यू देखते हैं, कौन सी जगह सर्दियों में जाना चाहिए रिव्यू देखते हैं, वहां उस समय मौसम का हाल क्या होगा, और चले गए तो फिर रील डालते हैं, चले गए तो फिर रील डालते हैं, ठीक है। तो ये जो रुझान बढ़ा है, इस कारण से आपका यात्रा संस्मरणों की और जो पाठकों का रुझान भी बढ़ा है। वो हर उस प्रांत को, हर उस प्रदेश को जाना चाह रहे हैं, हर उस जगह में जाना चाह रहे हैं जहां अभी लोग नहीं गए, उसका वर्णन है, वो किस तरह से जाया जा सकता है, उसके लिए वो ट्रैवलॉग्स को पढ़ते हैं। जी जी, ये वजह है। और ये अच्छी बात है कि इस कथेतर साहित्य के बहाने हमारा जो विमर्श है वो बहुत ही प्रायोगिक चीज़ों की तरफ जा रहा है। और जब आप बोल रहे थे तो बीच में रावत जी ने कहा था कि हम घूमते हैं, लिखते हैं और रील बनाते हैं। रावत जी, ये जो कथेतर साहित्य की हम बात करते हैं तो ठीक है, उसमें जितने पांडे जी ने गिनाए, जीवनी से लेकर और आत्मकथा और तमाम, उसमें क्या ये जो सोशल मीडिया वाला पक्ष है, क्या इस पक्ष को भी हम रख सकते हैं क्या, कि एक सोशल मीडिया का पक्ष है, ये भी, इसको भी आप साहित्य की श्रेणी में रखते हैं? नहीं, ये भी कारक हो सकता है। अच्छा, कारक है, ये श्रेणी तो क्या कह सकते इसको। अच्छा, ये कारक है इसका। ओके, कैसे, थोड़ा इसकी यात्रा वृतांत के लिए जी, बेसिकली यात्रा वृतांत के लिए। अच्छा, भाई मैं रील डालने वाली बात करूँ मैं, वो जो गूगल में आज सामग्री मिल जाती है हमें, पर वो कितने ऑथेंटिक है उसके लिए हम जो है मौके पे जाना चाहते हैं, मौका पे जाना चाहते हैं, किताब का संदर्भ लेना चाहते हैं, किताब का संदर्भ लेना चाहते हैं जी। और वास्तव में है भी नहीं, क्योंकि गूगल में कितना फैक्ट है वो पता नहीं कर सकते, कर सकते जी। तो इसलिए हम मौके पे जाते हैं, फिर लिखते हैं। मैं कह रहा हूँ हर लेखक या हर यात्रा वृतांत जो लिखता है उसके अंदर भी एक लेखक होता है, वो मैं कह रहा हूँ, तभी वो लिख पाता है जी। और उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी है, उसे उत्सुकता है कि मुझे वहाँ जाना है और सब उसको लिखूंगा मैं वहाँ पे। आपने जो जितने अभी तक वो पढ़े, यात्रा वृतांत पढ़े, कौन सा ऐसा यात्रा वृतांत आपको लगता है कि जिसको आप साहित्यिक दृष्टि से कहते हैं कि ये अद्भुत है? उसमें जैसे विष्णु प्रभाकर जी का है, अच्छा, हिम शिखरों की छाया में, आपने पढ़ा होगा, हिम शिखरों की छाया, हिम शिखरों की छाया में। अज्ञे का है, अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद, अज्ञे जी का। हाँ, या अनिल यादव जी ने लिखा है, वह भी कोई देश है महाराज। हाँ, अनिल यादव, बल्कि यह भी कोई देश है महाराज। हाँ, सोमेश्वर पांडे जी, हाँ, नॉर्थ ईस्ट को, भारत के उत्तर पूर्व को समझने का उससे बेहतर अच्छा जरिया हो नहीं सकता जी। और कोई एक दूसरा वो भी है, नगर बधुएं अखबार नहीं पड़ती। हाँ, नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती, अनिल यादव का जी। हाँ, मतलब उसी दौरान आ गया था, वो दोनों एक साथ ही आ गए थे जी। और भी इनका है, क्या नाम इसका, दर्रा दर्रा हिमालय। हाँ, ये सोमानी जी का, सोमानी जो गुजरात से हैं, समय साक्षर से इंदौर से है, वो है बेसिकली, वो क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। हाँ हाँ, मैं समझ गया, दर्रा दर्रा हिमालय, अच्छा हुआ भी है जी। और बाकी तो बहुत सारे हुए हैं सर जी। आपका ये कालिडी से केदार तक आपका है। आजकल सोशल मीडिया पे आप भी लिख रहे हैं, आप जो आने वाली ये शायद पुस्तक है उसी का है, संस्मरण लिख रहे हैं। एक संस्मरण मैंने भी लिखा था वैसे अपने उसमें, अपने उस पे जी जी, चबूतरे से चौरा, सॉरी क्या बोलता, क्या है, चमकीली चादर पर मट में ले आखर। हाँ, चमकीली चादर पर मट में ले, चमकीली चादर पर हमारा जो है गांव का जो वातावरण था वो चमकीला है जी। अब मैं मट में ले आखर से उसको लिख रहा हूँ जी जी। तो एक गांव के संस्मरण मैंने भी लिखे थे, आपके पास शायद है कि नहीं पता जी जी जी। रावत जी, हाँ जी, अगर इस समय, इस दौर में जब हम अभी रिफ्रेश होकर निकले हैं जी, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊँ, मैं पांडे जी के पास जाता हूँ कि सर अभी पुस्तक मेले से भी हम रिफ्रेश होकर निकले हैं और इस बीच हम कई तरह के साहित्यिक आयोजनों में रहे, देहरादून के और उत्तराखंड के लिखने पढ़ने वाले लोग, अभी भाषा संस्थान का एक बड़ा बृहद आयोजन हुआ। इस समय अगर आपको मैं कहूँ कि कुछ पढ़ना है तो आप किस विधा की किताबें पढ़ना चाहेंगे? और मैं कहूँ कि सोमेश्वर पांडे को कुछ लिखना है तो किस विधा में आप लिखना चाहेंगे? बहुत सच्ची, ये बहुत कठिन प्रश्न है जी। देखिए, फिर मैं अपनी शुरुआती बात पे जाता हूँ। जब मुझे रुचिकर और मनोरंजन की बात आती है, मैं खुद कविता लिखता हूँ मुख्य रूप से, तो मैं कविता लिखना, कविता पढ़ना पसंद करता हूँ।
छोटी कहानियाँ, लघु कहानियाँ लिख लेता हूँ और लघु कहानियाँ पढ़ना पसंद करता हूँ। उपन्यास क्योंकि उसको समय ज़्यादा चाहिए होता है तो उपन्यास मैं कम पढ़ता हूँ। जो कोई बहुत अच्छा किसी के द्वारा संस्तुत उपन्यास हो तो मैं उसको ज़रूर पढ़ता हूँ जी। मैं फिर उधर ही आना चाहूँगा कि अगर मुझे किसी प्रदेश के बारे में जानना है या जहाँ मैं रह के आया हूँ उसके बारे में कोई नई पुस्तक आई है तो मैं यात्रा संस्मरण ही पढ़ना चाहूँगा। जी, जी। जैसे मैं जिधर उत्तर पूर्व जाके आया था पिछले से पिछले वर्ष, तो उधर का अगर यात्रा संस्मरण आता निश्चित रूप से मेरा रुझान उस तरफ होगा। जी, जी। तो मनोरंजन के लिए तो कविता और कहानियां हैं, लेकिन ज्ञान अर्जन के लिए और ज्ञान वर्धन के लिए ट्रैवलॉग्स हैं। चलिए, सोमेश्वर पांडे जी और शूरवीर रावत जी, अब हम इस परिचर्चा के जिस मुकाम पर पहुँचे यहाँ से वापस लौटना तो हमको भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कार्यक्रम की अपनी एक समय सीमा है। बहुत कम समय में आपने कथेतर साहित्य को लेकर जितनी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के सामने रखी, यकीनन वो उससे लाभान्वित हुए होंगे। आप दोनों मेहमानों का साहित्यिकी का के इस मंच पर आने के लिए हम एक बार फिर से आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी आज की साहित्यिकी। अगली बार किसी नए विषय के साथ कुछ नए मेहमानों को लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।